हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गणेश एंड दिस इज गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज हम क्लास 12th का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर के नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो जो है वो बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, यानी चार्जेस के बारे में, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर है वो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही आते हैं, यानी उसमें हमें रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ना है। जो भी चार्जेस रुके हुए होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। और आगे के चैप्टर्स में 12th के जैसे जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे, यानी चैप्टर 3 मूविंग चार्ज के बारे में आ जाएगा। चैप्टर 4 मूविंग चार्ज से करंट बनता है, और करंट से क्या बन रहा है? करंट से बन रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो चैप्टर 4 भी चार्ज से रिलेटेड ही है। चार्ज के मूव करने से करंट बन रहा है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म आ जाएगा, वो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही है। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोबारा वही मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आ जाएगा। चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये सारे के सारे चैप्टर जो है वो चार्जेस से रिलेटेड ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब जैसे कि बताया कि चार्जेस एट रेस्ट, जो भी चार्ज रुके हुए हैं उनकी स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। रुके हुए चार्जेस की स्टडी को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है। तो इसमें हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई चार्ज होता क्या है, चार्ज का मतलब क्या है। तो छोटी क्लास में जैसा कि तुम पढ़ते आए हो, चार्ज क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की, यानी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की इंट्रांसिक प्रॉपर्टी। तो लिख देते हैं इट इज intrinsic property of elementary particles by which substances exert electrostatic force on each other। यानी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की ये इंट्रांसिक प्रॉपर्टी होती है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खुद की प्रॉपर्टी। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में आगे हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उनकी इंट्रांसिक प्रॉपर्टी, उनकी खुद की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है। तो ये हो गया चार्ज। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये भी तुमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल ईच अदर। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक चीजें आ जाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज को ई से डिनोट किया जाता है, यानी एलिमेंट्री चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है -e का, प्रोटॉन पे होता है +e का, न्यूट्रॉन पे होता है 0। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव e का चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव e का, तो +e लिख देते हैं यहाँ पे, और न्यूट्रॉन पे 0। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास भी तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और सेम अप्रोक्सीमेटली सेम इतना ही न्यूट्रॉन का भी मास होता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो अभी बता रहा हूँ। इसमें हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, लाइक चार्ज अनलाइक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास और चार्ज की जो वैल्यू होती है। अच्छा, यहाँ पे E की वैल्यू भी लिख देते हैं। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ले रहे हैं, प्रोटॉन का जो चार्ज ले रहे हैं, वो इतना होता है। नेगेटिव लगा देंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, पॉजिटिव लगा देंगे प्रोटॉन के लिए। तो देख लो ये जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो किसी भी सब्सटेंस में आता कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो तरीके हैं, वेज ऑफ चार्जिंग, यानी किसी भी सब्सटेंस को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस पे चार्ज आता कैसे है। तो पहला तरीका है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड यानी कि किसी भी दो बॉडी को हम आपस में रब करवाएंगे। जैसे एक एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं ग्लास रॉड का। ये मान लो ग्लास रॉड है और यहां पर ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों को एक दूसरे में अगर हम रब करवाएंगे तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, दो बॉडीज आपस में फिजिकली कांटेक्ट में होनी चाहिए। तो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को आपस में अगर रब करवाएंगे तो क्या होगा, तो अच्छा फ्रिक्शन मेथड से चार्ज कैसे आता है, किसी एक बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको भी समझो, इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का होता है, लाइट होता है, तो और जो प्रोटॉन है वो हैवी होता है। तो प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करता। दो बॉडी को रब करेंगे तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में प्रोटॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि छोटी क्लासेस में तुमने पढ़ा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल के इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए नहीं है। लेकिन जो अंदर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल जाता है। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन ही एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। तो मान लो यहाँ पे ग्लास रॉड से, तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इस तरीके से सिल्क क्लॉथ में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी सिल्क क्लॉथ के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिस पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का थोड़ा बहुत मास भी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो थोड़ा बहुत इसका मास कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो इसका मास थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। सिल्क क्लॉथ का मास स्लाइटली बढ़ जाएगा और ग्लास रॉड का मास स्लाइटली कम हो जाएगा। सेम यहां पे एक और एग्जांपल है, प्लास्टिक रॉड और वूल का। प्लास्टिक रॉड और वूल को अगर आपस में हम रब करवाते हैं, प्लास्टिक रॉड और वूल को रब करवाएंगे तो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे वूल के इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और प्लास्टिक रॉड पे चले जाते हैं। अब वूल में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वूल पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स एंटर हो रहे हैं तो प्लास्टिक रॉड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब जिस पे इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं यानी प्लास्टिक रॉड, इसका मास स्लाइटली बढ़ जाएगा और वूल का मास स्लाइटली कम हो जाएगा। तो आते हैं दूसरे मेथड पे। इसका दूसरा मेथड है मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन मेथड। तो इंडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन मेथड में तो दो बॉडीज आपस में फिजिकली टच होंगी तभी आपस में रब हो पाएंगी। इंडक्शन मेथड में हमें बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है। तो पहले तो यहाँ पे दो स्फेयर ले लेते हैं, दो आइसोलेटेड स्फेयर, मतलब ये सराउंडिंग के साथ टच में नहीं है। दो आइसोलेटेड स्फेयर ले लिए, आपस में ये टच में है तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसके बाद हम जो करने वाले हैं उसमें कांटेक्ट नहीं होगा। अभी तो ये दोनों टच में है और ये इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट मान लो, जो इसको हमने इस तरीके से स्टैंड पे रखा हुआ है, वो स्टैंड इंसुलेटर है, यानी कि इंसुलेटर से चार्ज पास नहीं हो सकता है, इंसुलेटर से चार्ज फ्लो नहीं हो पाता है, कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ये इंसुलेटर लिया हुआ है और ये दोनों के दोनों न्यूट्रल हैं। तो यहाँ पर हम लेके आते हैं एक मान लो पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अगले स्टेप में ले आते हैं
एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहाँ पे टच नहीं करवाना है, बस इनके पास लेके आना है। ठीक है, ये दोनों स्फीयर्स अभी न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल मतलब जितना इन पे नेगेटिव चार्ज है सेम उतने ही अमाउंट का इन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर इक्वल होता है तो न्यूट्रल हो जाता है, टोटल चार्ज 0। तो ये दोनों भी न्यूट्रल है। तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास आएगी तो इन दोनों स्फीयर के पास क्या है, इन दोनों स्फीयर के पास सेम अमाउंट में पॉजिटिव और सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो इनके नेगेटिव चार्जेस को अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी और पॉजिटिव चार्जेस को जितना दूर हो सके उतना दूर भगाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव को अपने पास खींच लेगा, पॉजिटिव को दूर भगा देगा। तो ये अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ले आते हैं। अगले स्टेप में दोनों स्फीयर्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ले आए। रॉड अभी भी यही है, रॉड को हमने नहीं हटाया। ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड अभी भी यहां पर है। ठीक है, रॉड अभी भी यहां पर है तो नेगेटिव चार्ज को अभी भी ये पास में खींचेगी और पॉजिटिव को दूर भगाएगी। अब देखो अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं, इस रॉड को हम हटा देते हैं। अगले स्टेप में इस रॉड को हटा देंगे, तब देखो क्या होगा। अब यहां पर क्या होगा, रॉड के हटते, क्योंकि रॉड की वजह से नेगेटिव लेफ्ट में पॉजिटिव राइट में है, रॉड के हटते ही ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन जितना पास ये आ सकते हैं उतना ही पास आएंगे, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते हैं। बीच में इनके एयर है और एयर होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर में चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इतना क्लोज आ सकते हैं, फिर इनको दूर दूर कर दो तो एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज हम ले आए बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो एक स्फीयर पे पॉजिटिव और एक स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आ गया बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। यहाँ पे हमने एक रॉड का इस्तेमाल किया है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड, लेकिन उस रॉड को टच नहीं करवाया है। तो ये है इंडक्शन के मेथड से चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेकर आना। तो ये दो मेथड है वेज ऑफ चार्जिंग के, देख लो। ये भी हटा देते हैं इसको। जो भी आप लोगों को नोट करना है वो पॉज करके नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। देखो इसके बाद अगला टॉपिक आता है, हमने वेज ऑफ चार्जिंग पढ़ लिया। अब अगर कोई हमारे पास मेटल की रॉड है, देखो कंडक्टर और इंसुलेटर तो तुम्हें पता ही है। कंडक्टर जो करंट जो चार्जेस को फ्लो करवा सकता है, इंसुलेटर जो चार्जेस को फ्लो नहीं करवा सकता है। तो एक मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड को अगर मैं सिल्क क्लॉथ से रब करता हूं तो हमें पता है कि मेटल की रॉड में, यानी ग्लास रॉड में, ग्लास रॉड हो या मेटल की रॉड है, मान लो मेटल की रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर रब करेंगे तो मेटल की रॉड पे कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। लेकिन मेटल की रॉड को अगर मैंने अपने हाथ से यूं पकड़ के रखा हुआ है, अब मैं सिल्क क्लॉथ से इसको रब कर रहा हूं, अब मेटल की रॉड पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। कोई चार्ज क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कंडक्टर होती है, हमारी बॉडी कंडक्टर होती है, इसलिए हमें करंट लगता है। हमारी बॉडी कंडक्टर है सिल्क क्लॉथ की, और इसको रब करने से जो भी मेटल रॉड पे चार्ज आ रहा होगा वो चार्ज हमारी बॉडी से ट्रांसफर होते हुए ग्राउंड पे चला जाएगा। क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, अर्थ भी एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो अर्थ कितने भी चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना भी यहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा हो उसको अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर यहां पर मैं कोई इंसुलेटिंग हैंडल लगा दूं, यहां पर अगर मैं कोई इंसुलेटिंग हैंडल लगा दूं, एक हैंडल लगा दूं जो कि इंसुलेटर हो, अब हैंडल को पकड़ के अब मैं मेटल, अब देखो मेटल के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, हम हैंडल को पकड़ के रखे हुए हैं, हमने हैंडल को पकड़ के रखा है। अब सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं तो अब मेटल पे चार्ज आ जाएगा, अब मेटल पे चार्ज आ जाएगा क्योंकि हमने इंसुलेटिंग हैंडल को पकड़ा हुआ है और मेटल का जो भी चार्ज है वो इंसुलेटर पे नहीं जा सकता, यानी हमारे हाथ के साथ वो चार्ज कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। अब मेटल जो है वो चार्ज हो जाएगा। तो ये जो मैंने अर्थ का केस बताया, ये केस अर्थिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अर्थिंग के लिए देखो कैसे इंपॉर्टेंट होता है। हमारे घरों में देखा होगा कि सर्किट में 3 वायरिंग होती हैं, जिसमें एक लाइव वायर होती है। अगर किसी टेस्टर से टेस्ट करोगे तो एक जो सर्किट में
होल होता है वो हमारा टेस्टर को जला देता है, टेस्टर की लाइट जल जाती है, लाइव वायर। एक वहाँ पे न्यूट्रल वायर होती है और तीसरा वहाँ पे अर्थिंग वाली वायर होती है, ज़्यादातर जो ग्रीन रखी जाती है। तो एक अर्थिंग वाली वायर होती है। तो अर्थिंग वाली वायर के लिए जितने भी हमारे घरों में अप्लायंस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे फ्रिज हो गया, फ्रिज में हमने देखा है कि 3 होते हैं होल। फ्रिज में इस तरीके से हमारा जो स्विच होता है उसमें 3 होल होते हैं। ऐसे कई हमारे जो प्रेस होती है, आयरन में भी 3 होल्स होते हैं। तो जिसमें से 2 होल लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और तीसरा जो अर्थ वायर का है। तो अर्थ वायर का यहाँ पे काम क्या होता है, जब भी हम घर बनाते हैं तो जमीन के नीचे मेटल की प्लेट को काफी नीचे गाड़ देते हैं और वहां से अर्थ की वायर को कनेक्ट किया जाता है, और जो कि सभी सर्किट में, जितने भी हमारे घर में सर्किट है, सभी सर्किट को जोड़ दिया जाता है उस अर्थ वाली वायर से। अब क्या होता है, जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा करंट अगर हमारे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में आ रहा है, टीवी में, फ्रिज में, कूलर में, या हमारा जो भी आयरन है, किसी में भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज या एक्स्ट्रा करंट आ रहा है जो कि हमें लग सकता है, अगर हम उसको छुएंगे, अगर अर्थिंग नहीं होती तो हमें वो करंट लग जाता, लेकिन क्योंकि अर्थिंग हो रखी है तो वो एक्स्ट्रा करंट जो भी आएगा, वो एक्स्ट्रा चार्ज जो भी आएगा, वो तुरंत अर्थ पे चला जाएगा और हमें शॉक लगने से हम बच जाएंगे, तो हमें शॉक नहीं लगेगा। तो ये अर्थिंग का मेन रोल होता है। तो अर्थिंग के बाद आता है कि चार्जेस की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी, जैसे पहला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसको समझो ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अच्छा इसको पहले हम दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो किसी हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, 9th क्लास में पढ़ते हो, सेल इज ए फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी बॉडी में सेल है, कोशिका जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो सेल सबसे छोटा होता है। तो किसी की भी बॉडी को बहुत सारे सेल्स मिलकर बना रहे हैं, सेल से छोटा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सेल्स। तो अगर किसी बॉडी के अंदर हम सेल को काउंट करें तो वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि सेल से छोटा कुछ है ही नहीं, हमेशा वो नेचुरल नंबर में आएगा। जैसे किसी के अंदर मान लो 1 लाख सेल है, एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, मान लो किसी के अंदर 1 लाख सेल हैं, 2 लाख सेल हैं, 3 लाख सेल हैं। किसी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 लाख पॉइंट 1 सेल किसी बॉडी के अंदर है, क्योंकि 3 लाख पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, 3 लाख पॉइंट 1 हो जाएगा कि 3 लाख तो सेल है ही, प्लस 0.1, तो 0.1 तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल का 0.1 हिस्सा है ही नहीं, पूरा कंप्लीट एक सेल ही सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए किसी भी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स पॉइंट में नहीं आ सकते। सेम इसी के जैसे मान लो किसी बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, तो बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे छोटी चीज जो इस्तेमाल की जा रही है, मान लो ब्रिक। अभी अज्यूम कर लो कि ईंट जो है, ब्रिक जो है, उससे छोटा कुछ है ही नहीं, ब्रिक को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा मान लो, अभी अज्यूम कर लो कि ब्रिक को तोड़ा नहीं जा सकता, तो सबसे छोटी चीज ब्रिक होगी। तो किसी भी बिल्डिंग को अगर तुम बनाओगे तो बहुत सारी ब्रिक्स का यूज होगा उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, बहुत सारी ब्रिक्स का यूज होगा। अब बहुत सारी ब्रिक्स का यूज हो रहा है, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हम देखें तो वो कैसे आएंगी, दुकान से अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स हम खरीदते हैं तो वो नेचुरल नंबर में ही खरीदी जाती है। ये नहीं कि वो 1000 ब्रिक उसने पूरी दे दी, 1 ब्रिक आधी तोड़ के दे रहा है, ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें खरीदनी है तो हमें पूरी नेचुरल नंबर में वो ब्रिक्स खरीदनी होंगी, 1000, 2000, 5000, जितनी भी हम खरीदें। उसी तरीके से जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होता है। यहां लिख देते, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। नंबर ऑफ ब्रिक्स में नेचुरल नंबर बोल रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमेशा पॉजिटिव होंगी, नंबर ऑफ सेल्स हमेशा पॉजिटिव होंगे, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो इसीलिए चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, क्योंकि किसी भी बॉडी का जो सबसे छोटा चार्ज है वो ई होता है, ई से छोटा कुछ है ही नहीं। अभी समझ लो, ई से छोटा भी आगे पढ़ोगे, लेकिन अभी समझ लो ई से छोटा कुछ है ही नहीं। अब ई से छोटा कुछ नहीं है तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इस तरीके की फॉर्म में होगा, Q इक्वल्स टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। एन यहाँ पे समझ लो इंटीजर है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज लिया तो एन को पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव चार्ज लिया तो एन को नेगेटिव लोगे। तो इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि बॉडी पे जितना भी चार्ज है वो ई को मल्टीप्लाई करके आएगा। किसी बॉडी पे मान लो 5 कूलम का चार्ज है, तो इसमें हमें पूछा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे,
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो Q इक्वल्स टू एन ही कर देंगे, तो 5 इक्वल्स टू एन, और E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये आ जाएगा n। ये पॉइंट में नहीं आएगा क्योंकि 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, तो ये बड़ी वैल्यू आएगी बिना पॉइंट के, नेचुरल नंबर में आंसर आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो नेचुरल नंबर में ही आएंगे। सेकंड एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कोई चार्ज ले लूं, मान लो दे रखा -3 कूलम, तो Q इक्वल्स टू एन ही होता है, तो यहाँ पे एक चार्ज को अगर -3 लिखोगे तो यहाँ पे E की जगह हम लिखेंगे -1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और n, तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, 3/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें चार्ज दे रखा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा होगा निकालने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, पहले चार्ज कंजर्व होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड का मतलब अगर हमने दो ऑब्जेक्ट या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट ले रखे हैं तो वो आपस में कांटेक्ट में तो आ सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा कांटेक्ट में नहीं आ सकता। दो ऑब्जेक्ट हैं तो वो दोनों ही आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं, तीसरा उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। तीन ऑब्जेक्ट हैं तो तीन आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं, कोई चौथा उनके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, सिस्टम में कितने भी ऑब्जेक्ट हो वो आइसोलेटेड होना चाहिए, यानी कि किसी बाहरी दुनिया से उनका कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उनका टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। और कंजर्वेशन को तुम लोगों ने बचपन में इस तरीके से पढ़ा है कि चार्ज को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। चार्ज को ना हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल देके दिखा देते हैं। मान लो मैंने एक सिस्टम ले लिया जिसमें ग्लास रॉड ले लेते हैं, सिल्क क्लॉथ वही, तो मान लो शुरुआत में दोनों न्यूट्रल है। इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, ग्लास रॉड पे चार्ज है 0 और इस पे भी चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 यानी 0। तो इनिशियल टोटल चार्ज है 0। बाद में जब इन दोनों को आपस में रब किया गया, मान लो ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को मैंने आपस में रब करा, तो ग्लास रॉड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं सिल्क क्लॉथ में, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रांसफर हो गए, तो सिल्क क्लॉथ पे -ne का चार्ज आ जाएगा। सिल्क क्लॉथ पे अगर n इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो सिल्क क्लॉथ पे -ne का चार्ज आएगा, और ग्लास रॉड से n इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो ग्लास रॉड पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा +ne का, तो ग्लास रॉड पे +ne का चार्ज, इस पे -ne का चार्ज। अब टोटल चार्ज को अभी भी ऐड करोगे, ये फाइनल हो गया, अभी भी टोटल चार्ज को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, +ne -ne 0 आ रहा है। तो जो इनिशियल चार्ज है वही फाइनल चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर मैं किसी तीसरे को ले आऊं कांटेक्ट में, किसी तीसरे को इससे टच करवा दूं तो इसका चार्ज तीसरे पे चला जाएगा, अब टोटल चार्ज 0 नहीं आएगा। तो देखो यहां तक समझो, नोट कर लो। तो बेसिक चीजें जो भी थी वो खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद आता है मेन, अब यहां से मेन टॉपिक शुरू होगा। मेन टॉपिक यहां पर है कूलम्ब्स लॉ। बेसिक चीजें जितनी भी थी, बेसिक चीजें सब खत्म हो चुकी हैं। अब यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है? देखो कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ बताता है कि कोई भी अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का मतलब चार्जेस बहुत स्मॉल हैं, चार्जेस डिस्टेंस के मुकाबले बहुत स्मॉल हैं। दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है
वो चार्ज के साइज से काफी ज्यादा है, जैसा कि यहां पर दिख रहा है। तो यहां पे मैंने दो चार्जेस लिए Q1 और Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं R। तो कूलम्ब्स लॉ में चार्जेस जो है वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। अभी प्लेस्ड इन वैक्यूम, स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज रुके हुए होने चाहिए। पॉइंट चार्ज होना चाहिए, प्लेस्ड इन वैक्यूम, और स्टैटिक चार्ज होना चाहिए। तो दो चार्ज हैं, दोनों पॉइंट चार्ज हैं, बीच में डिस्टेंस R है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इनके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। सेम इसी तरीके से तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। यहां पे अगर मास m1 और m2 ले लिया जाए तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 हो जाता था। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। यानी फोर्स एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और फाइनल आता है, दोनों को कंबाइन करके लिख दो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहां पर K कांस्टेंट है। अब क्योंकि चार्जेस हमने वैक्यूम में ले रखे हैं तो पहले मैं यहां पे K की वैल्यू लिख के दिखा देता हूं। तो फोर्स हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इस साइन को एप्सिलॉन बोलते हैं, और नीचे जीरो लगा दिया तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये साइन एप्सिलॉन होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट यहां पर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस यानी वैक्यूम, वैक्यूम की परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब समझो, जैसे मान लो अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी जो है वो अलग अलग होती है। जैसे एयर, एयर में एक एग्जांपल तुम्हें दिखाते हैं। हवा में मैंने ऐसे ताली बजाई, हवा में ताली बजाएंगे तो जितना मैंने जान लगाया, ताली बजाने में जितनी मैं जान लगा रहा हूं उससे साउंड ज्यादा आ रहा है। सेम इतनी ही जान लगा के अगर मैं पानी के अंदर ताली बजाऊं तो पानी में स्लो मोशन में ताली बजेगी, साउंड कम आएगा। तो पानी का जो परमिटिविटी है, पानी जो है वो फोर्स लगाने के लिए कम परमिट दे रहा है, एयर जो है वो फोर्स लगाने के लिए ज्यादा परमिट दे रहा है। तो परमिटिविटी डिपेंड करती है अलग अलग मीडियम पे कि कौन सा मीडियम फोर्स लगाने के लिए ज्यादा परमिट दे रहा है और कौन सा मीडियम फोर्स लगाने के लिए कम परमिट दे रहा है। तो यहां पर वाटर जो है वो कम परमिट दे रहा है, एयर ज्यादा परमिट दे रहा है। तो ये एयर में फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहीं अगर किसी मीडियम के अंदर फोर्स निकालना हो, जैसे मान लो किसी मीडियम में फोर्स निकालना है, तो वहां पर हम परमिटिविटी उस मीडियम की लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, खाली एप्सिलॉन लिखेंगे Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये हो गई किसी मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन यहाँ पे किसी मीडियम की है, वाटर हो गया, ग्लास हो गया, जो भी हो गया। तो चार्जेस अगर वाटर के अंदर है तो वाटर की परमिटिविटी लिखेंगे, चार्जेस किसी ग्लास के अंदर है, ग्लास की परमिटिविटी लिखेंगे। यानी किसी भी मीडियम में है उस मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे। ये फोर्स हो गया दो चार्जेस के बीच में किसी मीडियम के अंदर, ये एयर के अंदर फोर्स हो गया। ये है पूरा कूलम्ब्स लॉ। अब अगर यहां पर हम दोनों को डिवाइड करें, फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम, ए लिख देते हैं, चलो एयर में फोर्स डिवाइड में मीडियम में फोर्स। तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, ऊपर आएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा 1 बाय एप्सिलॉन। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो FA बाय FM ये आता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस रेशियो को स्मॉल k से डिनोट करते हैं, जिसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये जो रेशियो आता है इसको स्मॉल के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कहते हैं। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बताता हूं। तो देखो यहां पे F एयर बाय F मीडियम आ गया था।
एप्साइलन बाय एप्साइलन नॉट, जिसको मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था कि ये किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो एफ एयर बाय एफ मीडियम, ये क्या है कि दो चार्ज अगर एयर में है, मान लो कोई दो चार्जेस एयर के अंदर हैं और उन पे फोर्स लग रहा है, दो चार्जेस एयर में हैं और उन पे फोर्स लग रहा है मान लो 800 न्यूटन का। अब उन चार्जेस को हम वाटर के अंदर ले गए, सेम डिस्टेंस, यानी दो चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस एयर में था वही डिस्टेंस वाटर के अंदर भी रखा है, दोनों चार्जेस को एज इट इज वाटर के अंदर ले गए। अब उसमें जो फोर्स लग रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है वो मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है। अब दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो कितने टाइम्स फोर्स जो है वो डिक्रीज हुआ, वो कैसे निकालेंगे? एफ ए बाई एफ डब्ल्यू से 800 बाई 10, तो फोर्स डिक्रीज हो गया 80 टाइम्स। पहले वो हमने दोनों चार्जेस को एयर में रखा था, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस था आर, दोनों चार्जेस को फिर वाटर में ले गए, अभी भी सेम डिस्टेंस है आर, तो फोर्स कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया वो हमने यहां से निकाल लिया डिवाइड करके। अब एयर से किसी भी मीडियम में अगर हम लेके जाएं, फोर्स जितने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है उसी को बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, कि कितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। और हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखना होता है, एक एयर का जो कि 1 ही आता है हमेशा, एयर और वैक्यूम का सेम होता है, और वाटर का 80, वाटर का भी याद रखना है। बाकी कोई आ गया तो वो क्वेश्चन में गिवन आएगा। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब कराते हैं कूलम्स लॉ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। अब कूलम्स लॉ से हमने क्या निकाला? फोर्स निकाला। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैंने इसकी यूनिट वगैरह नहीं बताई, चलो मैं एक के की यूनिट बता देता हूं तुम्हें। जैसे फोर्स हमारा आया था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो के की यूनिट यहाँ पे बता देते हैं, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2, ये हो जाएगा के। तो यहां से के की ऐसा यूनिट आ जाएगी, फोर्स का न्यूटन, आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, नीचे चार्ज का होता है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम सी स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ के ये आ जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1/4 पाई के। तो 1/4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो के की यूनिट को बस हमें रेसिप्रोकल कर देना है। तो ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या आएगी? के को रेसिप्रोकल कर देना है, तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट भी पता चल गई और के की यूनिट भी पता चल गई। देख लो ये। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन इसमें करवाते हैं। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, 1 कूलम, 2 कूलम और -2 कूलम। 3 चार्ज यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन -2 कूलम चार्ज। -2 कूलम के चार्ज पे हमें फोर्स निकालना है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हमें क्या देखना है, -2 कूलम पे फोर्स निकालना है। तो -2 कूलम अपने खुद के ऊपर तो फोर्स नहीं लगाएगा, -2 कूलम पे बाकी दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो बस ये देखना है कि बाकी दोनों चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो ये 1 कूलम -2 कूलम को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसको नाम दे दिया मैंने F1 का। 1 कूलम -2 कूलम को अपने पास खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। 2 कूलम बेस -2 कूलम को अपने पास खींचेगा, यानी अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया F2 का। तो हमें बस ये देखना है कि बाकी के दोनों चार्ज -2 कूलम को किधर फोर्स लगाएंगे। ये नहीं देखना कि -2 किस किस पे लगा रहा है, -2 किसी पे भी फोर्स लगा रहा हो वो हमें नहीं देखना, -2 पे कौन कौन लगा रहा है वो हमें देखना है। तो -2 पे ये दोनों लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो F1 यहां पर है फोर्स ऑन -2 कूलम ड्यू टू 1 कूलम, और F2 यहां पर है फोर्स ऑन -2 कूलम ड्यू टू 2 कूलम। तो दोनों फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्स नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अभी मैं खाली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यानी वैल्यू लिख रहा हूं, तो F1 प्लस F2 ऐड कर दिया, तो F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 1 into 2। देखो कूलम्स लॉ में चार्ज को हमेशा हमें पॉजिटिव ही पुट करना है, चार्ज को साइन के साथ पुट नहीं करना। 1 पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही लिखा, 2 नेगेटिव है, फिर भी मैंने पॉजिटिव लिखा।
क्योंकि माइनस का काम क्या है, डायरेक्शन बताना, जो हमने देख लिया कि 1 माइनस 2 को अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस का काम हो गया। अब माइनस यहाँ पे यूज नहीं करना है, कूलम्स लॉ में चार्ज को हमें पॉजिटिव ही लिखना है। डिवाइड में डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर प्लस के Q1 Q2, 2 इंटू 2 बाई डिस्टेंस 1 मीटर 1 स्क्वायर। अब 2k बाई 4 हो जाएगा प्लस 4k, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना इसको, ये आ जाएगा 8k प्लस k 9k बाई 2, और लास्ट में k की वैल्यू पुट कर सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। ये k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट की तुम्हें वैल्यू नहीं बताई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता देते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और ये रही यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू होती है और k की वैल्यू ये होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। यहाँ लिख देते हैं k की वैल्यू भी, ये जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ऊपर यूनिट लिखी हुई है। तो ये हम क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर ये चार्जेस x एक्सिस पे रखे होते, अगर ये चार्जेस x एक्सिस पे रखे होते, तो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव x होता है, इस डायरेक्शन में नेगेटिव x होता है, दोनों के दोनों फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस आई कैप लगा देते हैं। नेट फोर्स वेक्टर की फॉर्म में लिखते तो बस माइनस आई कैप लगा देते हैं, अगर ये चार्जेस हॉरिजॉन्टल यानी x डायरेक्शन में होते तो देख लो, ये नोट कर लो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मान लो कुछ इस तरीके से, यहां पर मैंने दो चार्जेस ले लिए 2 कूलम और 8 कूलम के, दो चार्जेस यहां पर लिए मैंने, एक चार्ज 2 कूलम का है और दूसरा 8 कूलम का है, और इस पूरे के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर ले लेते हैं। 2 कूलम और 8 कूलम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर ले लेते हैं। अब यहां पर हमें क्या देखना है, यहां पर हमें इनके बीच में कोई एक थर्ड चार्ज 1 कूलम का पुट करना है। तो यहां लिख देता हूं मैं, फाइंड अ पॉइंट इन बिटवीन देम वेयर if a charge of 1 coulomb is placed, then it experience 0 net force। तो इनके बीच में अगर कहीं 1 कूलम का चार्ज रख दिया जाए तो उस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि मान लो हमने यहां से किसी x डिस्टेंस पे 1 कूलम का चार्ज रख दिया है, x डिस्टेंस पे रख दिया है, तो बाकी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स, बाकी का डिस्टेंस 5 माइनस एक्स, बहुत सिंपल है, 5 माइनस एक्स। अब ये 1 कूलम पे 2 कूलम भी फोर्स लगाएगा, 1 कूलम पे 8 कूलम भी लगाएगा, तो ये जो 2 कूलम है ये 1 कूलम को रिपेल करेगा इधर, और ये जो 8 कूलम है ये 1 कूलम को इधर रिपेल करेगा। ध्यान से देखो, 1 कूलम पॉजिटिव 2 कूलम पॉजिटिव, तो 2 कूलम 1 कूलम को उधर रिपेल करेगा, 8 कूलम 1 कूलम को इधर रिपेल करेगा। तो दोनों के दोनों चार्ज 1 कूलम को रिपेल कर रहे हैं। अब ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए तो 1 कूलम पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों फोर्स को हमें इक्वल कर देना है। F1 है 2 और 1 के बीच का फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। F2 है 1 और 8 के बीच का फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो K से K कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, ये 2 4 8 हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं इसको। 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4। अब ये 5 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4। देखो 5 माइनस एक्स बाई एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आएगा। एक बार हमें +2 लेना है, एक बार हमें -2 लेना है। तो जब +2 लेंगे तो 5 इक्वल्स टू 3x, और यहां से 5/3 आ जाएगा मीटर इक्वल्स टू x। और जब -2 लेंगे तो 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2x, 5 आ जाएगा -2x प्लस x, 5 आ जाएगा -x, तो x आ जाएगा -5 मीटर। तो ये नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे। तो x की वैल्यू आ रही है 5/3 मीटर, यानी 1 कूलम के चार्ज को
5/3 मीटर पे रखोगे तो उस पे नेट फोर्स 0 आएगा। तो नोट कर लो ये भी। क्वेश्चन मान लो कुछ इस तरीके से है कि एक ट्राइंगल है, यहां पे एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे हुए हैं, -1 कूलम, 2 कूलम और मान लो +1 कूलम, और हमें इस 2 कूलम पे नेट फोर्स निकालना है। साइड ले लेते हैं 1 मीटर, कैलकुलेशन इजी करने के लिए साइड में 1 मीटर ले रहा हूं। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2 कूलम के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं वो फोर्स हमें बताने हैं। 2 कूलम किसी पे फोर्स लगा रहा है वो नहीं बताना, जैसे 2 कूलम -1 को अट्रैक्ट करेगा ये नहीं बताना, -1 2 को अट्रैक्ट कर रहा है ये बताना है। तो -1 2 कूलम को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ ऐसे, +1 इस 2 कूलम को इधर रिपेल कर रहा है। तो इसको हम दे देते हैं नाम F1 का, इसको F2 का। F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स है कि -1 कूलम 2 कूलम को अपने पास खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और +1 कूलम 2 कूलम को रिपेल कर रहा है, अपने से दूर भगा रहा है, उसको नाम दे दिया F2 का। अब ये जो F1 और F2 दोनों फोर्सेस हैं, इनके बीच का एंगल देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 120 यानी 120 डिग्री, क्योंकि अंदर वाला 60 हो जाएगा तो ये बाहर वाला 120 हो जाएगा। तो F1 और F2 की पहले वैल्यू लिख देते हैं। F1 हो जाएगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, तो 2K हो जाएगा। F2 हो जाएगा K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ये भी सेम 2K हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स के बीच में अगर एंगल आ गया तो वेक्टर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos 120। तो यहां से F आ जाएगा रूट में F1 का स्क्वायर मतलब 4K स्क्वायर, फिर 4K स्क्वायर, फिर 2 F1 इंटू F2, क्योंकि F1 और F2 दोनों सेम है, दोबारा 4K स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू लिख देंगे -1/2, तो 4K स्क्वायर हो जाएगा 8K स्क्वायर, ये 2 से 2 कट जाएगा, -4K स्क्वायर, तो 8K स्क्वायर -4K स्क्वायर तो आ जाएगा 4K स्क्वायर, और यहाँ पे आंसर आएगा 2K, और K की वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। तो ये नेट फोर्स आ रहा है 2 कूलम के चार्ज पे। तो ये भी नोट कर लो, यहाँ पे हमने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला है। नेट फोर्स को वेक्टर की फॉर्म में नहीं लिखना, खाली मैग्नीट्यूड पूछा है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे 2 चार्जेस ले लिए, एक +Q एक +4Q, और बीच में कहीं एक स्मॉल q का चार्ज है। एक चार्ज +Q का है, एक 4Q का है, और बीच में कहीं एक स्मॉल q का चार्ज है। पूरा डिस्टेंस ले लेते हैं a, पूरा डिस्टेंस a ले लेते हैं। तो हमें तो ये बताना है कि स्मॉल q को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में हों। ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। यहां पे जितने भी चार्ज हमें दिख रहे हैं, +Q, स्मॉल q, 4Q, सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है। तो हमें बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, स्मॉल q कितने डिस्टेंस पे रखा जाए। अगर ये x ले लिया तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स। तो स्मॉल q को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। फिर स्मॉल q का नेचर क्या होगा, यानी स्मॉल q कैपिटल Q दोनों सेम साइन के होंगे या अपोजिट साइन के होंगे, और स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी। 3 चीजें यहां पे हमें फाइंड करनी है। तो देखो स्टार्ट कराते हैं स्मॉल q, और ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, स्मॉल q को कितने डिस्टेंस पे रखा है वो निकाल लेते हैं। तो अच्छा रुको, उससे पहले स्मॉल q की नेचर निकालते हैं, क्योंकि ये 4Q जब कैपिटल Q पे फोर्स लगाएगा तो इधर कुछ लगाएगा, ये कैपिटल Q है, तो 4Q कैपिटल Q को रिपेल करेगा। अगर 4Q कैपिटल Q, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं यानी दोनों का नेचर सेम है, 4Q कैपिटल Q को रिपेल करेगा, तो स्मॉल q को
कैपिटल क्यू को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 आ पाएगा। स्मॉल क्यू का नेचर अपोजिट होना चाहिए। मान लो कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, 4q भी पॉजिटिव है, तो 4q कैपिटल क्यू को रिपेल कर रहा है। F1 यहाँ पे फोर्स है, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 4q। ठीक है, तो 4q इसको रिपेल कर रहा है, तो स्मॉल q को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। फोर्स ऑन q ड्यू टू स्मॉल q को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके टोटल फोर्स यहाँ पे 0 आएगा। स्मॉल q ने भी अगर रिपेल कर दिया तो दोनों फोर्स लेफ्ट में हो जाएंगे, दोनों फोर्स लेफ्ट में हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 नहीं आ पाएगा। नेट फोर्स 0 करने के लिए ये वाला फोर्स F2 राइट में होना चाहिए, यानी स्मॉल q कैपिटल Q को अट्रैक्ट करना चाहिए। इट मींस स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर ऑफ अपोजिट नेचर। स्मॉल q और कैपिटल Q का नेचर जो है वो अपोजिट होगा। यहां से हमें ये पता चल गया कि स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों का नेचर जो है वो अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखो स्मॉल q को लेते हैं। ये जो कैपिटल Q है वो स्मॉल q को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, नाम दे देते हैं F3, और 4q भी स्मॉल q को अट्रैक्ट करेगा, नाम दे देते हैं F4। अब ये दोनों फोर्स अगर इक्वल हो गए, स्मॉल q पे जो दोनों फोर्स लग रहे हैं वो अगर इक्वल हो गए, तो नेट फोर्स स्मॉल q पे 0 हो जाएगा। तो F3 और F4 को मैं इक्वल कर देता हूं। F3 की वैल्यू है k q बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर है k q 4q बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, k q से k q कट जाएगा, a माइनस एक्स इधर जाएगा, a माइनस एक्स का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो a माइनस एक्स बाई एक्स इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4, a माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस 2 लेंगे, एक बार माइनस 2, तो x की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी a/3, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -a। तो हमें पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो हमें ये तो पता चल गया कि स्मॉल q को कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 आ रहा है। ठीक है, अब स्मॉल q पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, अब कैपिटल Q पे भी नेट फोर्स 0 कर लेते हैं, यानी F1 और F2 को बराबर कर लेते हैं। तो F1 और F2 को बराबर यही करके दिखा देता हूं। देखो F1 इक्वल्स टू F2, F1 और F2 को बराबर करोगे तो K कैपिटल Q, F1 वाला जो फोर्स है वो Q और 4Q के बीच में है, तो K कैपिटल Q 4Q डिवाइड में डिस्टेंस है a स्क्वायर, और ठीक है स्मॉल q की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो F2 है, तो K Q स्मॉल q बाय x का स्क्वायर, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं a/3, तो a/3 का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। देखो अब ये इसके आगे देखते हैं, a स्क्वायर बाय 9 आ जाएगा। यहां पे क्या क्या चीज कट रही है, k कट रहा है, कैपिटल Q कट रहा है, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट रहा है, 9 ऊपर जाएगा, तो 4Q और डिवाइड बाय 9, स्मॉल q की वैल्यू यहां से तो आ रही है 4Q बाय 9, लेकिन हमें पता है कि स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों का नेचर अपोजिट है, तो स्मॉल q नेगेटिव ऑफ 4Q बाय 9 आएगा। तो यहां से हमने निकाल ली कि स्मॉल q और कैपिटल Q का नेचर अपोजिट है, स्मॉल q कितने डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए, और स्मॉल q की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। तीनों चीज यहाँ पे हमने निकाल दी है, तो इसको नोट कर लो। ये आज का लास्ट जो क्वेश्चन है, इसके बाद बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और अगला टॉपिक भी।